371 स्वर्ग के द्वार से खजाने निकलते हैं, जारी रखना। लू मिंग ने तुरंत हवा की ताकत को समझना जारी रखा। वो पूरी कोशिश करना चाहता था कि हवा की शक्ति आग की शक्ति के बराबर हो जाए। इस तरह दोनों शक्तियों के मिलन से सबसे शक्तिशाली विस्फोट हो सकेगा। स्वर्ग के द्वार के नीचे हवा की शक्ति के बारे में उनकी समझ में तेजी से प्रगति हो रही थी। इसे बस इसी तरह वर्णित किया जा सकता है। आधे घंटे बाद उसकी वायु शक्ति प्रारंभिक अवस्था से दाचेंग क्षेत्र की मध्य अवस्था तक पहुंच गई थी। आधे घंटे बाद उसकी वायु शक्ति दाचेंग स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गई। वो दाचेंग स्तर की सीमा से बस एक कदम दूर था। धमाका। इसी क्षण पास ही से एक जोरदार धमाका हुआ। लू मिंग ने ली क्यूशुई के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर महसूस की। वो बल था शरद ऋतु के पानी का बल, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। पानी का बल एकदम सही था। हा हा हा, शरद ऋतु का पानी खड़ा हो गया और हंसने लगा। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली बल फैला और पूरे क्षेत्र को भर दिया, जिससे एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ। जो लोग समझ रहे थे वे सभी चौंक गए और उन्होंने साधना करना बंद कर दिया। शरद ऋतु के जल की शक्ति ने सारी सीमाओं को तोड़कर पूर्णता प्राप्त कर ली है। ये बेहद चौंकाने वाला है। इस बार थाउजेंड रिवर टॉप 100 सूची में उनकी रैंकिंग में काफी बड़ा सुधार होने वाला है। कई लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे। बड़ी सफलता से लेकर महान पूर्णता तक पहुंचने के लिए बल का प्रयोग करना बहुत कठिन था। स्वर्ग के कई प्रिय पुत्र इस चरण में अटके रह गए, जीवन भर इसी चरण में अटके रहे। पूर्णता का प्रतीक पूर्णता ही थी और उसकी शक्ति ऊपरी स्तर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। बच्चे, तुम अभी तो नहीं गए, लेकिन अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ली क्यूशुई ने लू मिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडे, जानलेवा इरादे की चमक थी। उसकी शेख क्षमता पूर्ण हो चुकी थी और उसकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार हो गया था। अब उसे पूरा भरोसा था कि वह थाउजेंड रिवर टॉप 100 सूची में शीर्ष 40 में या उससे भी ऊपर स्थान प्राप्त कर सकता है। लू मिंग को मारना तो बहुत आसान होगा। लू मिंग के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो हवा और आग के मिश्रण की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उनकी निगाहें मिली और उनकी शक्तिशाली आभाएं आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ। लाल बालों वाला जल दानव गंभीर भाव से देख रहा था। भन भन। इसी क्षण सैकड़ों मीटर दूर स्थित स्वर्ग द्वार अचानक हिल उठा। बूम बूम बूम, पूरा पहाड़ हिंसक रूप से हिलने लगा। स्वर्ग का द्वार खजाने उगलने वाला है। किसी ने चिल्लाया। स्वर्ग के द्वार को जलती हुई निगाहों से देखते हुए सभी के हृदय कांप उठे। मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूं, ली क्यूशुई ने उपहास किया। उसने अपनी आभा समेट ली और स्वर्ग द्वार की ओर देखा। मुझे जाने दो। लू मिंग के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। भन भन। इसी क्षण स्वर्ग द्वार एक बार फिर कांप उठा। स्वर्ग द्वार का केंद्र अराजकता की तरह धुंध से घिरा हुआ था और अंदर क्या है ये देखना असंभव था। अचानक कुछ प्रकाशमय आकृतियां स्वर्ग द्वार से बाहर निकली। स्वर्ग द्वार से निकलते ही उन्होंने एक जोरदार आवाज की और दूर उड़ गईं। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने कुछ 100 मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय कर ली। यानी कुछ घायल सैनिक। लू मिंग की आंखें झपकी और उसने प्रकाश की परछाइयों के असली शरीरों को स्पष्ट रूप से देखा। कुछ रोशनी और परछाइयां असल में कुछ टूटे हुए हथियार थे। कुल मिलाकर 4 थे। यह एक युद्ध तलवार थी, लेकिन तलवार की नोक टूटी हुई थी। तलवार का आकार मूल आकार का केवल आधा रह गया था। वहां एक लंबा भाला भी था। उसकी पूंछ गायब हो गई थी और केवल भाले का सिरा ही बचा था। आखिरी वाला लोहे की छड़ का आधा हिस्सा था। भन 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 भन। शरद ऋतु का जल और लाल बालों वाला जल दानव बिना किसी झिझक के बचे हुए सैनिकों की ओर झपटे। शरद ऋतु का जल टूटी हुई तलवार की ओर झपटा, जबकि लाल बालों वाला जल दानव आधी कटी हुई तलवार की ओर झपटा। लू मिंग रुका नहीं और टूटे हुए भाले की ओर झपटा। हालांकि आधा टूटा हुआ भाला तेज था, लेकिन लू मिंग उससे भी तेज था। पलक झपकते ही वह आधे टूटे हुए भाले के करीब पहुंच गया। भन भन। जैसे ही लू मिंग ने भाला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, भाला कांप उठा और उसमें से एक धुंधली आकृति निकली। उससे एक ऐसी आभा निकली जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के समान थी। वह आकृति अत्यंत लंबी थी, मानो कोई टूटी हुई परछाई हो। उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। मुश्किल से ही ये दिखाई दे रहा था कि उसके हाथ में एक लंबा भाला था। उसने भयानक शक्ति से भाले से लू मिंग पर वार किया। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भाले की छाया से टकरा गया।
टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और लू मिंग के पैर सुन्न पड़ गए। वो 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। वो आकृति भी कांप उठी और एक धमाके के साथ बिखर कर गायब हो गई। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई, आवश्यक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लंबे भाले के आधे हिस्से को घेर लिया। वो लंबा भाला घोर काला था और उस पर तलवार और कृपाण के घावों के निशान साफ दिख रहे थे। स्पष्ट था कि उसने किसी भीषण युद्ध को झेला था। उसी समय भाले से एक आदिम और प्राचीन आभा निकल रही थी। वो समय की आभा से परिपूर्ण थी। ये भाला इतने वर्षों से मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें इसके मालिक की अदम्य जुझारू भावना की झलक मिलती है। यह अद्भुत है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस भाले के मालिक का जीवन कैसा होगा। लू मिंग ने लंबे भाले को गौर से देखा और मन ही मन आह भरी। टूटे हुए भाले ने इतने लंबे समय बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी। हालांकि भाले की सामग्री असाधारण थी। लू मिंग यह नहीं बता सका कि वह किस सामग्री से बना था। उसने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन भाले पर एक भी निशान नहीं था। आखिरकार ये स्वर्ग के द्वार से निकला है। मैं इसे अभी अपने पास रखूंगा। उसने हाथ के इशारे से आधे टूटे हुए भाले को संभाल लिया। दूसरी ओर टूटी हुई तलवार और टूटी हुई ब्लेड में भी तरह तरह की विचित्र घटनाएं देखने को मिली। हालांकि ली क्यूशुई और लाल बालों वाले जल दानव ने उन सभी को पराजित कर दिया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। लोहे की छड़ का दूसरा आधा हिस्सा दूर जा गिरा और अंततः 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों की घेराबंदी के बीच एक हटे कट्टे आदमी ने उसे पकड़ लिया। भन भन, इसी क्षण स्वर्ग का द्वार एक बार फिर हिल गया। वूश वूश, 2 प्रकाशमान आकृतियां उड़कर बाहर निकल गईं। लू मिंग ने देखा और वो चौंक गया। इस बार वास्तव में वे 2 सूखी शाखाएं थीं। 2 घोर काली सूखी शाखाएं। भन 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 भन, बिना किसी झिझक के लाल बालों वाला जल दानव लू मिंग और ली क्यूशुई बिजली की तरह 2 सूखी शाखाओं की ओर झपटे। भाड़ में जाओ। ली क्यूशुई लाल बालों वाले जल दानव के करीब पहुंच गई। एक जोरदार चीख के साथ आकाशगंगा के समान सफेद रंग की एक चमकदार तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई लाल बालों वाले जल दानव पर जा लगी। उसकी परिपूर्ण शे की शक्ति अत्यंत भयावह थी। लाल बालों वाले जल दानव ने क्रोध में चिल्लाया। उसने सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं की और तेजी से पीछे हट गया। शरद ऋतु का पानी शाखा तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। दूसरी ओर लाल बालों वाला जल दानव पीछे हट गया और समय का पता ही नहीं चला। लू मिंग ने भी अपने हाथ में एक और सूखी शाखा पकड़ ली। ये सूखी शाखा घोर काली थी, मानो जल गई हो। इसमें जरा भी जीवन शक्ति नहीं थी, मानो ये सचमुच एक सूखी शाखा हो। हालांकि स्वर्ग द्वार के चमत्कारों को देखते हुए लू मिंग ने इसे अपने पास रखा। बच्चे, वो सूखी टहनी मुझे दे दो, जल्दी करो, मुझे दे दो। ऑटम वाटर की आंखें ठंडी थीं। उसने लू मिंग की ओर देखा और उसे आदेशात्मक स्वर में फटकारा। अरे, पेशाब करके खुद को आईने में क्यों नहीं देख लेते? तुम हो कौन? तुम तो बस कचरे का एक टुकड़ा हो, फिर भी मुझसे डालियां फहराने की उम्मीद कर रहे हो? सपने देखते रहो। लू मिंग ने शरद ऋतु के पानी पर तिरछी नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। ली क्यूशुई का चेहरा हरा पड़ गया। उसकी आंखें बेहद ठंडी और जानलेवा थीं। बच्चे, यह मत सोचो कि तुमने मुझसे बराबरी का मुकाबला किया तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुम्हें पूर्ण शक्ति का असली रूप दिखाऊंगी। धमाका। शरद ऋतु के जल के शरीर से एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। धमाका। इसी क्षण स्वर्ग का द्वार फिर से हिल गया और पत्थर के द्वार से एक और चीज अचानक बाहर निकल आई। इस बार यह एक पत्थर का अंडा था जिसका आकार मानव सिर के बराबर था। पत्थर का अंडा दूर उड़ गया। यह मेरा है। शरद ऋतु का पानी चिल्लाया और पलक झपकते ही पत्थर के अंडे की ओर झपटा। तुम सपना देख रहे होगे। लू मिंग ने उपहास करते हुए पत्थर के अंडे पर झपट्टा मारा। उसी समय लाल बालों वाले जल दानव के चेहरे के भाव बदल गए और वह भी पत्थर के अंडे की ओर झपटा। तुम तो मौत को बुला रहे हो। ली क्यूशुई ने क्रोध में चिल्लाते हुए अपनी तलवार की रोशनी से लू मिंग और लाल बालों वाले जल दानव पर वार किया। धमाका। धमाका। 2 जोरदार धमाकों के साथ लाल बालों वाला जल दानव पीछे हट गया, लेकिन लू मिंग 1 इंच भी नहीं हिला। तुम कमीने, शरद ऋतु के जल का स्वरूप बदल गया। यही है पूर्ण शक्ति की ताकत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दफा हो जाओ। लू मिंग ने उपहास किया। फिर उसने चिल्लाते हुए अपना लंबा भाला हिलाया। वायु और अग्नि की शक्ति, जिस पर उसने पुनर्तः महारत हासिल कर ली थी, आपस में विलीन हो गई और शरद ऋतु के जल की ओर खींची चली गई। विशाल शरद ऋतु के जल की तलवार
शरद ऋतु के जल की तलवार ने प्रहार किया और उसकी संपूर्ण जल शक्ति विस्फोटित हो गई। क्लैंग, लंबा भाला और युद्ध तलवार आपस में टकरा गए। पल भर में शरद ऋतु के पानी का भाव बदल गया। लू मिंग का हमला मक्खन में गर्म चाकू की तरह था। शरद ऋतु के जल की परिपूर्ण जल शक्ति पीछे धकेली जा रही थी। ये कैसे हो गया? ली क्यूशुई अविश्वास से दहाड़ उठी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी और कई गुना बढ़ गई थी। दूसरी ओर लू मिंग की शक्ति अभी भी अभूतपूर्व सफलता के चरण में थी। वो उससे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? यह अविश्वसनीय था। ली ऑटम वाटर को यह बात स्वीकार करना कठिन लग रहा था। टकराना। ऑटम वाटर की आकृति हवा में उड़ गई। वो दर्जनों मीटर पीछे हट गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। लू मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर के अंडे को पकड़ लिया। लू मिंग का हाथ थोड़ा कांप गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये पत्थर का अंडा अविश्वसनीय रूप से भारी था। लू मिंग की वर्तमान साधना और शारीरिक शक्ति के बल पर वो एक हाथ से 10 लाख पाउंड वजन की वस्तु भी उठा सकता है। हालांकि इस पत्थर के अंडे को देखकर लू मिंग का हाथ कांपने लगा। इसका वजन यकीनन 10 लाख पाउंड से कम नहीं था। मानव सिर के आकार के एक पत्थर के अंडे का वजन वास्तव में 10 लाख जिन था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। पत्थर का अंडा गोल नहीं बल्कि अंडाकार था, जो किसी सामान्य जानवर के अंडे के समान था। रुको, ये तो लेवथान है। अचानक लू मिंग की निगाहें थम गईं। उसे पत्थर के अंडे में जीवन शक्ति का एक अंश महसूस हुआ। हालांकि यह अत्यंत कमजोर, लगभग नगण्य था, फिर भी यह जीवन शक्ति का एक अंश था। क्या यह सचमुच किसी जीवित प्राणी का अंडा हो सकता है? और यह अभी भी जीवित है? लू मिंग की आंखें चमक रही थीं। वह बेहद हैरान था। एक जीवित प्राणी का अंडा जिसका वजन 10 लाख पाउंड था। यह किस प्रकार के प्राणी का अंडा था? लू मिंग की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। आह, मर जाओ, मर जाओ, पतझड़ का पानी, नदी की तलवार। इसी क्षण ली क्यूशुई ने जोर से दहाड़ लगाए। तलवार की ऊर्जा की एक धारा लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ी। ये शरद ऋतु के जल का निर्णायक दांव था और इसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। लू मिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर के अंडे को अपनी भंडारण अंगूठी में रखने ही वाला था। हालांकि अगले ही पल लू मिंग का चेहरा बदल गया। वो इसे अंदर नहीं डाल सका। इस पत्थर के अंडे को भंडारण वलय में नहीं रखा जा सका। लू मिंग के पास सोचने का समय नहीं था। उसने पत्थर का अंडा हाथ में लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। 9 ड्रैगन स्वर्ग में कदम रखते हुए। 9 ड्रैगनों के स्वर्ग में कदम रखने के चरण हवा और अग्नि का मिश्रण थे। ये लू मिंग का सबसे शक्तिशाली घातक दांव था। टकराना। जैसे सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचल रहा हो, लू मिंग ने एक ही कदम में ली क्यूशुई की तलवार की आभा को चूर चूर कर दिया। विशाल बल रुका नहीं और ली क्यूशुई पर प्रहार करता रहा। कच्चा कच्चा हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। ली क्यूशुई चीखी और खून थूकने लगी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह कुछ 1000 मीटर दूर जा गिरा। बदमाश, डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन में मुझसे मत टकरा जाना, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारी बुरी तरह से मौत हो। दूर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जो जानलेवा इरादे से भरी थी और धीरे धीरे दूर होती चली गई। शरद ऋतु के पानी ने इस अवसर का लाभ उठाकर पलायन कर लिया। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। ली ऑटम वाटर की युद्ध क्षमता लू मिंग से कुछ कम नहीं थी। हालांकि वह घायल थी, लेकिन उसकी चोट जानलेवा नहीं थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। लू मिंग के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। बाकी लोग अचंभित रह गए। वे यह अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे कि लू मिंग किस क्षेत्र से आया होगा जो इतना शक्तिशाली था। ऑटम वाटर की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी। वो निश्चित रूप से 1000 रिवर क्षेत्र की शीर्ष 100 सूची में शीर्ष 40 में शामिल होती। इतनी युद्ध शक्ति के साथ लू मिंग ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह खून की उल्टी करने लगी और अपनी जान बचाकर भाग गई। विशेषकर कुछ बुजुर्ग आहें भर रहे थे। दरअसल नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले रही थी। भन भन। इस समय स्वर्ग द्वार कांपता रहा। हालांकि लू मिंग की निराशा ये थी कि इससे कुछ भी अधिक बाहर नहीं निकला। काफी देर बाद भी कुछ नहीं निकला। कई लोग बेहद निराश भी हुए। इस बार आए अधिकांश लोगों को शी को समझने के लिए आकाश द्वार की आभा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने लू मिंग की ओर देखा। इस बार निस्संदेह लू मिंग को सबसे अधिक लाभ हुआ था। उसने कुल 3 वस्तुएं प्राप्त की थीं। आधे घंटे बाद पहाड़ की चोटी हिंसक रूप से हिलने लगी। स्वर्ग का द्वार गायब होने वाला है, किसी ने चिल्लाया।
सभी लोग पर्वत की चोटी से उड़कर दूर शून्य में खड़े हो गए। बूम बूम बूम, पर्वत की चोटी कांप उठी और नदी के नीचे एक विशाल भंवर बन गया। पर्वत की चोटी धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ देर बाद पर्वत और स्वर्ग द्वार पूरी तरह से भंवर में विलीन हो गए। नदी फिर से शांत हो गई। नदी में मौजूद जल जनजाति के सदस्य सभी पानी में कूद गए और गायब हो गए। चल दर स्वर्ग द्वार को गायब होते देख कई लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। बहुत जल्द केवल लू मिंग ही बचा था। क्या इस पत्थर के अंडे को भंडारण वलय में नहीं रखा जा सकता? अपने हाथ में मौजूद पत्थर के अंडे को देखकर लू मिंग मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। क्या सर्वोच्च तीर्थस्थल को अंदर ले जाया जा सकता है? लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। वह अपने सिवा किसी भी जीवित प्राणी को सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश नहीं दे सकता था। इस पत्थर के अंडे में भी जीवन की आभा थी और उसे नहीं पता था कि वह इसे सहेज पाएगा या नहीं। एक विचार के साथ ही पत्थर का अंडा गायब हो गया। इसे अंदर ले जाया जा सकता है। लू मिंग बेहद खुश था। अगर सर्वोच्च मंदिर को सुरक्षित नहीं रखा जा सका तो लू मिंग अवाक रह जाएगा। भला वो 10 लाख किलोग्राम वजनी पत्थर के अंडे को दिन भर अपने साथ कैसे धो सकता है? चलिए कोई जगह ढूंढते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। लू मिंग की आकृति एक पल में ही चमक उठी और वो गायब हो गया। 1 घंटे बाद 10,000 मील दूर एक शांत जगह पर लू मिंग पालथी मारकर बैठ गया और सबसे पहले टूटा हुआ लंबा भाला निकाला। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह अत्यंत कठोर होने के अलावा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। लू मिंग थोड़ा निराश हुआ। उसने टूटे हुए भाले को अपने पास रखा और शाखा को बाहर निकाला। सूखी हुई शाखा स्याही की तरह काली थी, मानो जल गई हो। उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। हालांकि उनमें और लंबे भाले में एक समानता थी, वे बेहद सख्त थे। लू मिंग चाहे जो भी करता, वो सूखी शाखा पर कोई निशान नहीं छोड़ पाता था। यह महज एक सूखी टहनी थी, लेकिन यह इतनी असाधारण थी कि लू मिंग दंग रह गया। उसने इसे संभाल कर रख लिया, शायद भविष्य में ये काम आ जाए। अंत में उसने पत्थर का अंडा बाहर निकाला। उसने सावधानीपूर्वक इसका अनुभव किया और वास्तव में जीवन की एक कमजोर आभा मौजूद थी। ये बहुत ही धुंधला था और अगर कोई इसे अपने हाथों में पकड़कर ध्यान से महसूस न करे तो उसे इसका पता भी नहीं चलेगा। अंदर क्या था? क्या वो सचमुच एक अंडा था या उसके अंदर कोई जीवित प्राणी बंद था? लू मिंग ने अनुमान लगाया और उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। चलिए असली ची ऊर्जा को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लू मिंग ने पत्थर के अंडे में आवश्यक ची ऊर्जा डाली, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले, उनके सार को परिष्कृत किया और उन्हें पत्थर के अंडे में डाल दिया। फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। पत्थर का अंडा अभी भी अधमरा था। लू मिंग अवाक रह गया और उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्वर्ग के मार्ग को समझना बेहतर है। लू मिंग को स्वर्ग द्वार की आभा याद आ गई। वो दिव्य दाव हथेली से इसकी पुष्टि करना चाहता था और दिव्य दाव हथेली को समझना चाहता था। ये साधना वाकई बहुत कारगर रही। लू मिंग की दिव्य दाव हथेली की समझ में काफी गहराई आ गई थी। हालांकि थोड़े समय में इसे सफलतापूर्वक करना असंभव था, लेकिन निरंतर प्रयास करने पर उसे विश्वास था कि वो जल्द ही सफल हो जाएगा। कुछ घंटों बाद लू मिंग ने आगे बढ़ना जारी रखा। वो नक्शे के अनुसार असंख्य तारामंडलों वाले शहर की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ दिनों बाद लू मिंग हजार नदी के जल क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आ गया। इस क्षेत्र को 8वां निर्जन दलदली क्षेत्र कहा जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, 8वां निर्जन दलदली क्षेत्र विभिन्न आकारों के दलदलों से भरा हुआ था। छोटे वाले तालाब जितने छोटे थे, जबकि बड़े वाले दसियों हजार मील के आकार के थे और कुछ तो लाखों मील तक फैले हुए थे। दलदल में हर तरह के जीव पैदा होते थे, जिनमें से अधिकतर जहरीले थे। उसी समय 8 निर्जन दलदलों में ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने अपने अपने देश स्थापित कर लिए थे। उनमें से अधिकांश विश्व तकनीकों का अभ्यास करते थे और उनकी समग्र शक्ति 1000 नदी क्षेत्र के लोगों से भी अधिक थी। लू मिंग हवा में उड़ रहा था और प्रकृति के चमत्कारों को देखकर मन ही मन आहें भर रहा था। इस तरह लू मिंग थक जाने पर या कुछ महसूस होने पर साधना करना बंद कर देता था। कभी कभी वो दिव्य मार्ग की हथेली को समझ लेता था, कभी कभी वह वायु और अग्नि की शक्ति को समझ लेता था और कभी कभी वह 9 ड्रैगन स्वर्ग चरणों के दूसरे चरण को समझ लेता था। इसलिए उसकी गति बहुत तेज नहीं थी। जिस यात्रा में 1 महीना लगना चाहिए था, उसमें उसे 2 महीने से अधिक, लगभग 3 महीने लग गए। जब वो असंख्य तारों के शहर में पहुंचा, तब भी डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन में 5 दिन शेष थे।
इस दौरान स्वर्ग पथ ताड़ के बारे में उनकी समझ दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। वे इसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बहुत करीब थे। इसके अलावा उसकी वायु शक्ति भी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और उसकी अग्नि शक्ति के बराबर ही बड़ी सफलता प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि पूर्णता प्राप्त करना अभी भी बहुत कठिन था। जिसकी प्रगति सबसे धीमी थी वो 9 ड्रैगन स्वर्ग चरण के चरण थे और वो अभी तक दूसरे चरण का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाया था। क्या यही असंख्य तारों का शहर है? जब लू मिंग एक विशाल पर्वत की तलहटी में खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा तो वो अत्यंत स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ जो कम से कम कुछ 100 मील तक फैला हुआ था। ये पर्वत शिखर सामान्य पर्वतों से भिन्न था। एक सामान्य पर्वत का निचला भाग सबसे चौड़ा होता था। जैसे जैसे ऊपर जाते थे चोटी संकरी होती जाती थी। हालांकि ये पर्वत शिखर एक पत्थर की छड़ी की तरह था। पर्वत का निचला भाग, मध्य भाग और शिखर सभी समान रूप से चौड़े थे। ये सीधे आकाश में उठा, 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और बादलों में गायब हो गया। असंख्य तारों का शहर इसी पर्वत शिखर पर बनाया गया था। हालांकि लू मिंग को इस बात से झटका नहीं लगा। उसे जिस बात से सबसे ज्यादा झटका लगा वह थी असंख्य तारों वाले शहर का विशाल क्षेत्र। असंख्य तारों के शहर का क्षेत्रफल इस पर्वत के क्षेत्रफल से 10 गुना से भी अधिक था। ये पर्वत शिखर असंख्य तारों के शहर के मध्य भाग का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। असंख्य तारों के शहर का अधिकांश क्षेत्र हवा में लटका हुआ था और यह हजारों मील चौड़ा था। पर्वत की चोटी और असंख्य तारों का शहर एक छतरी की तरह थे, जिसमें पर्वत की चोटी ध्रुव और असंख्य तारों का शहर छतरी की तरह था। 10,000 तारों का वो नगर, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में हजारों मील तक फैला हुआ था, आकाश को ढके हुए था और जमीन पर एक विशाल छाया डाल रहा था। लू मिंग की नजरें तेज थीं। उन्होंने गौर किया कि उस खड़ी पहाड़ी चोटी पर मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के लोगों के लिए झूलते पुल बने हुए थे। एक वीर पूर्वज सीधे उड़कर आ सकता था। लू मिंग हवा में उठा और असंख्य तारामंडलों वाले शहर की ओर उड़ गया। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए उन्हें उसकी भव्यता का और अधिक एहसास होता गया। उनके चारों ओर हजारों मीटर ऊंची घोर अंधेरी शहर की दीवारें थीं, जिन पर घनी नक्काशी की गई थी। शहर की दीवार पर ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन वहां एक भयावह माहौल था। यह महज एक दीवार थी, लेकिन लू मिंग सैकड़ों शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर सकता था। इनमें से प्रत्येक आभा जलते सूरज साम्राज्य के अधिपति जैसे यान क्वान और लिन जुई की आभाओं से कमजोर नहीं थी। हाफ सटिप किंग, ये सभी आभाएं हाफ सटिप किंग वॉरियर्स की थीं। कुछ ऐसी आभाएं भी थीं जो समुद्र जितनी गहरी थीं और वे आधे चरण वाले राजाओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थीं। लू मिंग को भयानक दबाव महसूस हो रहा था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। राजा की आभा, ये निःसंदेह बेजोड़ मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञ है। लू मिंग बेहद हैरान था, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी थे। असंख्य तारा नगरी वास्तव में तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित सम्राट स्वर्ग दिव्य महल की शाखा होने के योग्य थी। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण असंख्य तारा नगरी का निर्माण सम्राट के स्वर्ग के दिव्य महल के अद्वितीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। यह महज एक शहर की दीवार थी, जो असंख्य तारों वाले पूरे शहर की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बहुत भयावह थी। ये तो ताकतवरों का मंच है, जलते सूरज का साम्राज्य तो बहुत छोटा है। लू मिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक रही थी और उनमें लड़ने का जज्बा झलक रहा था। फिर वो असंख्य तारामंडलों वाले शहर के एक द्वार की ओर उड़ गया। द्वार पर कोई पहरा नहीं था, केवल एक शिलालेख चबूतरा था। यदि किसी को असंख्य तारामंडलों वाले शहर में प्रवेश करना होता था तो उसे उस चबूतरे से होकर गुजरना पड़ता था। यदि सम्राट के स्वर्ग के दिव्य महल की शत्रु सेना का कोई सदस्य प्रवेश करता तो चबूतरा उसे भांप लेता। मुख्य प्रवेश द्वार पर लोग आ जा रहे थे और वहां काफी चहल पहल थी। बेशक इस जगह में केवल मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर ही प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। वो फाटक से होकर गुजरा और चौड़ी सड़क पर पहुंच गया। वो सड़क 100 मीटर चौड़ी थी और उस पर हर तरह के दुर्लभ जानवर और मार्शल आर्ट के महारथी मौजूद थे। उनमें से अधिकतर युवा थे, कुछ मध्यम आयु वर्ग के थे और कुछ बुजुर्ग थे। जैसे जैसे डिटियन दिव्य रक्षकों के चयन का समय नजदीक आता गया, तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ यहां एकत्रित होने लगे। स्वाभाविक रूप से लोगों की संख्या बढ़ गई थी। वे सभी विशेषज्ञ थे, लू मिंग ने सहज रूप से महसूस किया और समझा कि सड़क पर चल रहे पैदल यात्री विशेषज्ञ थे।
कई मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध व्यक्ति कम से कम शौर्यपूर्वक क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर थे। यहाँ तक कि उनमें से काफी लोग अर्ध राजा स्तर पर भी थे। अर्धचरणीय राजा धधकते सूर्य साम्राज्य के अद्वितीय अधिपति थे। मध्यस्तरीय साम्राज्यों में आधे चरण के राजा योद्धा भी अधिपति होते थे, लेकिन वे अब सबसे शक्तिशाली नहीं रह गए थे। मध्यस्तरीय साम्राज्यों में राजा योद्धा होते थे और एक उच्च स्तरीय साम्राज्य में आधे अधूरे राजा योद्धाओं का कोई महत्व नहीं था। उन्हें केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही माना जा सकता था। 10,000 सितारों वाले शहर जैसी जगह के लिए आधे अधूरे राजाओं को साधारण विशेषज्ञ ही माना जा सकता था। असली विशेषज्ञ तो राजा ही थे। सड़क पर मौजूद सभी युवक किसी देवदूत या अग्नि के समान थे। जब वे चारों ओर देखते थे तो वे बेहद उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे होते थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली आभा थी और उनमें से सबसे कमजोर भी फैंग वूजी और लिंग यानची से अधिक शक्तिशाली था। ये सभी त्यानिक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग से आए प्रतिभाशाली छात्र थे। जो लोग यहां तक पहुंच पाए वे सभी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके प्रतिभाशाली छात्र थे और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। लू मिंग ने अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने के लिए दाएं बाएं देखा। उसके बाद उसने एक दुकान ढूंढी और दुकानदार से पूछा कि क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में आंगन कहाँ है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुकानदार को क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में आंगन के स्थान को याद करने में काफी समय लगेगा। इसका कारण ये था कि क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला बहुत छोटी थी, इसलिए उस पर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। लू मिंग ने दुकानदार के निर्देशों का पालन किया और क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में आंगन ढूंढने से पहले 1 घंटे से अधिक समय बिताया। विशाल तारामंडल शहर में प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक प्रांगण होगा। उस क्षेत्र का प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति प्रांगण का प्रबंधन करेगा, जिससे उस क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों के लिए एकत्र होना आसान हो जाएगा। आंगन काफी बड़ा था, जिसमें हजारों लोग रह सकते थे। लू मिंग आंगन में दाखिल हुआ और अपना नाम दर्ज कराया। कोई उसे उसके कमरे में ले गया। कमरे आवंटित होने के बाद लू मिंग आंगन में टहलने लगा। आंगन में पहुंचकर लू मिंग ने महसूस किया कि क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के कुछ प्रतिभाशाली लोग पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए सु यिंगयन, वान काई और अन्य। लू मिंग ने यांग ल्यूजी, यान फीक्सुन, लैन युंडाओ और अन्य को भी देखा। जब उन्होंने लू मिंग को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को नहीं छिपाया। लू मिंग ने ठंडी मुस्कान दी। अगर उसे मौका मिलता तो वो इन लोगों से छुटकारा पाने में कोई संकोच नहीं करता। हालांकि जियान फैंगयुन, युवा स्वामी तियान शे, कियू चानकोंग और अन्य लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए संभवतः वे अभी तक नहीं पहुंचे थे। एक चक्कर लगाने के बाद लू मिंग अपने कमरे में लौट आया और साधना जारी रखी। असंख्य तारा नगरों से लाखों मील दूर साधना के लिए एक पवित्र भूमि थी जिसे 100 देवताओं की ढलान कहा जाता था। इसी क्षण कियू चानकोंग 100 देवताओं की ढलान से बाहर निकला। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लू मिंग, देखते हैं इस बार तुम्हारी मौत कैसे होती है। कियू चानकोंग की आवाज ठंडी और भयावह थी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। साथ ही सम्राट युन की टीम के जियान फेंगयुन को इस बार अपना पहला स्थान छोड़ देना चाहिए। कियू चानकोंग ने 100 देवताओं की ढलान पर कई महीनों तक साधना की थी और उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ था, यहां तक कि उसकी शक्ति भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। भन भन, कियू चानकोंग के बगल में अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। मालिक, कियू चानकोंग ने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। चानकोंग, यद्यपि तुम्हारी साधना बुरी नहीं है, फिर भी तुम तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग के प्रतिभाशाली लोगों में प्रथम श्रेणी के नहीं माने जाते। स्वर्ग के दिव्य रक्षकों में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद भी तुम्हारे मार्ग में कई चुनौतियां हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं? कियू चानकोंग ने अविश्वास से पूछा। उनकी वर्तमान साधना और युद्ध क्षमता को देखते हुए उन्हें शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं रखा जाएगा? तियानक्सुआन क्षेत्र का पूर्वी भाग अत्यंत विशाल है। इसके अलावा आपकी पीढ़ी अपने स्वर्ण युग में है। प्रतिभाशाली लोग बारिश के बाद मशरूम की तरह उग रहे हैं। उनके बीच अपनी अलग पहचान बनाना मुश्किल होगा। बूढ़े ने आह भरी और फिर कहा, लेकिन निराश मत हो। तुम्हारी प्रतिभा को तियानक्सुआन क्षेत्र के पूरे पूर्वी भाग में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। कुछ लोग युद्ध शक्ति में तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पास बचपन से ही तुमसे अधिक संसाधन और उच्च स्तर की साधना है। समान स्तर की लड़ाई में तुम उनसे कमजोर नहीं हो। जब तक तुम्हारी साधना का स्तर उनसे अधिक है, तुम उनसे मुकाबला कर सकते हो।
इस बार के चयन के लिए परीक्षा स्थल पाताल लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र होना चाहिए। मुझे पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक गुप्त स्थान का पता है। वहां अपार अवसर छिपे हैं। यदि आप वहां प्रवेश कर लेते हैं और उस अवसर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी साधना में तीव्र प्रगति होगी। आपके लिए तियानक्सुआन क्षेत्र के पूर्वी भाग के शीर्ष प्रतिभाओं की श्रेणी में प्रवेश करना असंभव नहीं है। फिर बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक जैद ताबीज प्रकट हुआ। उसने उसे कियू चांगकोम को सौंपते हुए कहा, उस गुप्त स्थान की जानकारी इस जैद ताबीज में है, इसे देख लो। चांगकोम ने गुरु को धन्यवाद दिया। कियू चांगकोम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जैद ताबीज उठाया और श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटने टेककर उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रणाम किया। चलो, इस बार डिटेन डिवाइन गार्ड के चयन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कियू चांगकोम ने आभार व्यक्त किया। इसके बाद उनकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और वे असंख्य तारामंडलों वाले शहर की ओर चल पड़े। समय तेजी से बीत गया और 3 दिन गुजर गए। क्लाउड सम्राट का प्रांगण दिन ब दिन और अधिक जीवंत होता जा रहा था। प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण हो चुके लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग आ चुके थे। जियान फैंग्युन, युवा स्वामी तियान शे, कियू चांगकोम और अन्य सभी का खुलासा हो गया। हालांकि शी नियानकिंग अभी तक नहीं पहुंची थी। इससे लू मिंग थोड़ा चिंतित हो गया। पहले जी नियानकिंग ने कहा था कि वह एकांत में साधना करने के लिए जगह ढूंढेगा और फिर तुरंत माइरीड स्टार सिटी के लिए रवाना होगा। चयन शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन जी नियानकिंग अभी तक नहीं पहुंचा था। क्या उसे किसी बात में देरी हो गई थी? हालांकि वो थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दिन क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के वरिष्ठ नेता लू शियू ने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और चयन के बारे में कुछ बातें बताईं। चयन प्रक्रिया एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र को पूर्वी पाताल लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र कहा जाता था। इसे एक गुप्त क्षेत्र माना जा सकता था और यह सम्राट के स्वर्ग लोक के दिव्य महल द्वारा नियंत्रित था। ये खतरों से भरा था, लेकिन अवसरों से भी भरा हुआ था। अंदर 3 महीने का खाली समय था। ये 3 महीने किसी व्यक्ति की समग्र क्षमता की परीक्षा लेंगे। इसमें बुद्धिमत्ता, साहस, युद्ध क्षमता और अवसर शामिल थे। अवसर भी भाग्य पर निर्भर करता है और भाग्य मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। 3 महीने बाद वे अंतिम निकास द्वार से बाहर निकलेंगे। निकास द्वार पर कई चौकियां थीं और वहां से वे आरक्षित और आधिकारिक दिव्य रक्षकों का चयन कर सकेंगे। द्वितीयन दिव्य रक्षकों का चयन हर 5 साल में एक बार होता था और प्रत्येक चयन का स्थान अलग अलग होता था। हालांकि वे सभी अवसरों और खतरों से भरे होते थे। लू शियू के अनुसार परलोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र का उपयोग 100 वर्षों से स्वर्ग के देव रक्षकों के चयन के लिए नहीं किया गया था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होगा। घोषणा के बाद लू शियू ने उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी और 2 दिन बाद उन्हें इकट्ठा किया। इसके बाद वे स्टार सिटी के असंख्य किताबों की दुकानों में गए ताकि वे उन किताबों की तलाश कर सकें जिनमें पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र का विवरण हो, जिससे उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके। जितना अधिक वो समझेगा, उतना ही अधिक वो आत्मविश्वासी होगा। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। हालांकि शी नियानकी का अभी भी कोई पता नहीं चला था। लू मिंग थोड़ा चिंतित और परेशान था। जिया नियानकी के साथ कुछ तो हुआ होगा, वरना वो डिटेन डिवाइन गार्ड के चयन में शामिल होने से चूक नहीं जाता। हालांकि लू मिंग को नहीं पता था कि शी नियानकी कहाँ गई है, अन्यथा वो उसकी तलाश कर सकता था। अभी इसकी चिंता न करें। जी नियानकी ऐसा व्यक्ति है जो नुकसान नहीं उठाना चाहता। उसे कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं पहले द्वितीयान डिवाइन गार्ड का आकलन पूरा कर लूं। लू मिंग सोचने लगा। आज क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के सभी प्रतिभाशाली लोग क्लाउड सम्राट प्रांगण के एक प्रांगण में एकत्रित हुए। 97 लोगों में से केवल जी नियानकी ही अनुपस्थित थी। बाकी सभी लोग पहुंच चुके थे। लू शियू की निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कम लोगों का होना स्वाभाविक था। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप सभी चयन के नियमों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी मैं इसे दोबारा दोहरा देता हूं। पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बिताए जाने वाले ये 3 महीने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्वी पाताल लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र प्राचीन काल की एक प्राचीन भूमि है। यह विशाल और खतरों से भरा है, लेकिन अवसरों से भी भरपूर है। कुछ लोग इन 3 महीनों में ही शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, जबकि कुछ दूसरों के लिए सीढ़ी बनकर मारे जाएंगे।
मेरे अनुभव के अनुसार पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप सभी का एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा है। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। ये 10,000 मील की ध्वनि संचारण क्षमता वाले ताबीज लें और एक एक अपने पास रखें। पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। लू शियू ने 1000 मील की ध्वनि संचारण क्षमता वाला ताबीज निकाला और उसे उन सभी में बांट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर लू। सभी ने लू शियू को धन्यवाद दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस यही आशा करता हूं कि आप में से अधिक लोग डिटियन दिव्य रक्षकों में शामिल होंगे। आपके परिणाम जितने बेहतर होंगे, मुझे उतने ही अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। लू शियू बहुत स्पष्टवादी थे और उन्होंने अपने उद्देश्य को खुलकर व्यक्त किया। इससे लू शियू के बारे में सबकी राय और भी बेहतर हो गई। ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार असंख्य तारामंडलों वाले शहर से 1,00,000 मील उत्तर में स्थित है। लू शियू के बोलने के बाद वो हवा में ऊपर उठ गया। समूह ने उसका पीछा किया और उत्तरी द्वार से होते हुए उत्तर की ओर निकल गया। इस समय स्टार सिटी के असंख्य हिस्सों में भी यही स्थिति थी। प्रतिभाशाली लोगों के समूह आकाश में उड़ गए और उत्तर की ओर बढ़ गए। उनमें से कुछ में लगभग 100 लोग थे, कुछ में दर्जनों और कुछ में हजारों लोग थे। घनी भीड़ भव्य और शानदार ढंग से उत्तर की ओर बढ़ी। 1,00,000 ली की यात्रा में सभी को केवल कुछ घंटे लगे। पूर्वी डार्क रॉक चोटी उनका गंतव्य स्थान था। जब लू मिंग और बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल पत्थर के जंगल को देखा। यह क्षेत्र अनगिनत पत्थर की चोटियों से बना था, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक थी। पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार इन्हीं पत्थर की चोटियों के बीच है। युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार अभी तक खुला नहीं है, लू शियू ने समझाया। सभी लोग शी फैंग से थोड़ी दूरी पर रुक गए और दूर से देखने लगे। इस समय शी फैंग लोगों की घनी भीड़ से घिरा हुआ था। हा, लू शियू, तुम जल्दी आ गए। इस बार तुम कचरे के कितने टुकड़े लाए हो? इसी क्षण एक अहंकारी हंसी सुनाई दी। इसके बाद भन 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 हवा को चीर देने वाली कई आवाजें सुनाई दी और आकृतियों का एक बड़ा समूह यहां उड़कर आया। लोगों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। लू मिंग ने चारों ओर नजर घुमाई और महसूस किया कि वहां कम से कम 600 से 700 लोग थे। समूह का नेता काले रंग का चोला पहने एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। लोगों का समूह लू मिंग और बाकी लोगों से कुछ दूरी पर रुक गया। दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लू शियू को उपहास भरी नजरों से देखा। झाओ सुई, क्या तुम हो? उसने पूछा। दुबले पतले आदमी को देखकर लू शियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, क्यों लू शियू, तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? ये सच है। जब भी सम्राट आकाश दिव्य रक्षकों का चयन होता है, तुम्हारे नेतृत्व में बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला के निकम्मे लोग हमेशा करारी हार का सामना करते हैं। बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला से कोई भी लगातार 2 वर्षों से सम्राट आकाश दिव्य रक्षकों में शामिल नहीं हुआ है। हमारे 1000 नदी जल के मुकाबले यह वाकई एक दुखद दृश्य है। दुबले पतले आदमी झाओ सुई ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा। लू शियू का चेहरा और भी उदास हो गया। हालांकि झाओ सुई यहीं रुकना नहीं चाहता था। उसने क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार युंडी पर्वत श्रृंखला से इतने सारे लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे। चलो देखते हैं कितने हैं। ओफ, अभी भी केवल 97 लोग हैं। हमारे 1000 रिवर क्षेत्र के 689 लोगों की तुलना में यहाँ केवल 500-600 लोग ही बचे हैं। बहुत कम, बहुत कम। और हाँ, लू शियू, तुम बहुत निर्दयी हो। ये 97 लोग क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के सभी प्रतिभाशाली लोग होने चाहिए। सावधान रहो कि कहीं ये सभी पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में न मर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला, जहां पक्षी भी शौच नहीं करना चाहते, और भी अधिक कष्ट भोगेगी। झाओ सुई की त्रिकोणीय आंखें उपहास से भरी हुई क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला के लोगों पर घूम गईं। झाओ सुई, तुम? लू शियू का चेहरा बेहद विकृत था। क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी कुरूप भाव थे। हा, कुछ निकम्मे लोग डिटियन डिवाइन गार्ड की चयन परीक्षा पास करना चाहते हैं। उन्हें सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का कोई अंदाजा नहीं है। वे तो बस कोरी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। 1000 नदियों के क्षेत्र में कुछ युवक उपहासपूर्वक हंस भी रहे थे। 1000 नदियों के क्षेत्र के युवकों ने बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ग्रिनिथ, युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और अन्य सभी अभिमानी और घमंडी थे। वे इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकते थे?
उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। बच्चे, तुम हो? हाँ हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अचानक हजारों नदियों के पानी से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक युवक उड़कर बाहर आया और ठंडी निगाहों से लू मिंग को घूरने लगा। शरद ऋतु का पानी। लू मिंग की निगाहें एक पल के लिए झपकी। ये युवक ली क्यूशुई था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उसे पहले ही खोज लिया था। ली क्यूशुई, तुम क्या कर रही हो? पिछली बार तुम इतनी जल्दी भाग गई थी, क्या इस बार न मारने के लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बदमाश, तुम्हें मर जाना चाहिए। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचा पाता है। शरद ऋतु में पानी गर्जना कर रहा था। अच्छा, तो आप कोशिश कर सकते हैं। लू मिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। छोटे भाई, क्या जिस बच्चे का तुमने जिक्र किया था वो क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला का कचरा है? इसी क्षण नीले वस्त्र पहने एक युवक ली क्यूशुई के पीछे से निकला और उदासीनता से बोला। वरिष्ठ शिष्य जियांग, जी हाँ, यह वही आदमी है। इसने न केवल मेरे द्वारा स्वर्ग द्वार से प्राप्त खजाने को लूटने के लिए घृणित तरीके अपनाए, बल्कि इसने मुझ पर घात लगाकर हमला भी किया और मुझे घायल कर दिया। ली ऑटम वाटर चिल्लाया, घटिया तरीके, उसके खिलाफ साजिश रचना। ये सुनकर लू मिंग को बस हंसी आ गई। ये ली ऑटम वाटर हद से ज्यादा बेशर्म था। लू मिंग ने उसे सीधे मुकाबले में स्पष्ट रूप से हरा दिया था, लेकिन उसके शब्दों में यह एक घात लगाकर किया गया हमला था। तुम सचमुच क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला से हो। तुम्हें सिर्फ साजिश करना आता है। बच्चे, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं कि तुम स्वर्ग द्वार में छोटे भाई ली क्यूशुई से मिला खजाना मुझे सौंप दो। फिर घुटने टेक कर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करो। मैं सिर्फ तुम्हारी साधना शक्ति को कमजोर कर सकता हूं और तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। बड़े भाई जियांग ने लू मिंग को ठंडेपन से देखा और दयालु स्वर में बात की। एआई, पूर्वी नेदर युद्ध क्षेत्र कब खुलेगा? कुछ कुत्तों के भौंकने से घिर जाने के बाद मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। लू मिंग ने अपने बड़े भाई जियांग की बात अनसुनी कर दी और पत्थर की चोटियों का जायजा लिया। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लू मिंग ने सचमुच उसकी अवहेलना करने की हिम्मत की। वो तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा था। धमाका। वरिष्ठ भाई जियांग के शरीर से एक भयानक आभा निकली। एक पूर्ण शक्ति का निर्माण हुआ। उनकी शक्तिशाली साधना के साथ मिलकर इसने एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न किया जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। जियान फैंग्यून और लू शियू के अलावा क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला में बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस वरिष्ठ भाई जियान की शक्ति अत्यंत भयावह थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे युवा स्वामी तियानशे से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, जो क्लाउड सम्राटों की सूची में दूसरे स्थान पर थे। लू मिन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने बड़े भाई जियान को घूरकर देखा। बदमाश, मर जा, अब तुझे दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर जियान का चेहरा बेहद उदास था। ये सब बकवास है, अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वो निडर था। अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ भले ही वो बड़े भाई जियान को हरा न सके, लेकिन अगर वो जाना चाहे तो बड़े भाई जियान उसे रोक नहीं पाएंगे। भन भन, इसी क्षण तलवार की आवाज सुनाई दी। अचानक लू मिंग और बड़े भाई जियान के बीच एक आकृति प्रकट हुई। ये जियान फैंग्यून था। जियान फैंग्यून। जियान फैंग्यून को देखकर बड़े भाई जियान का चेहरा गंभीर हो गया। जियान फैंग्यून ने एक बार 1000 नदियों के जल में साहसिक यात्रा की थी और बड़े भाई जियांग ने उन्हें पहले भी देखा था। क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला में केवल एक ही व्यक्ति था जिससे वो डरता था, जियान फैंग्यून। उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जियांग चुन, आज द्वितीयान दिव्य रक्षकों के चयन का दिन है। अगर तुम यहाँ लड़ना चाहते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम स्वर्ग के दिव्य महल के प्रमुख व्यक्तियों को नाराज कर दोगे? जियान फैंग्यून ने बड़े भाई जियांग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हाँ, जियान फैंग्यून, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दखलंदाजी मत करो, वरना इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ एक निशान छोड़ा था, बल्कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसी समय हजारों नदियों के जल से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। एक युवक, जिसका रूप रंग जैड जैसा था, बाहर निकला। उस युवक को देखकर जियान फैंग्यून का चेहरा गंभीर हो गया। 1000 नदियों के क्षेत्र में घूमते समय इस व्यक्ति ने उसे घायल कर दिया था। यह व्यक्ति 1000 नदी क्षेत्र का 18वां प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जियान फैंग्यून ने उससे सैकड़ों चालों तक लड़ाई की, लेकिन अंत में एक ही चाल में हार गया। बीता हुआ कल बीत गया, अब मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। जियान फैंग्यून की आंखें 2 दिव्य तलवारों की तरह थीं। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
पक्की जीत, ये तो मजाक है, उस सुंदर युवक ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। झाओ सुई किनारे से ठंडे भाव से देख रहा था, एक अच्छे तमाशे को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। लू शियू का चेहरा बेहद उदास था। बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला के प्रतिभाशाली लोग हजार नदी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से लड़े तो मानो पत्थर पर गिरे अंडे की तरह उनका हाल बुरा होगा। वह झाओ सुई को रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि झाओ सुई उसे ऐसा करने नहीं देगा। धमाका धमाका। इस समय वातावरण में कुछ भयावह आभाएं छाई हुई थीं, जो समुद्र की गहराई जितनी गहरी थी। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा और अनगिनत पत्थर की चोटियों के ऊपर 4 आकृतियां दिखाई दी। ये चारों आकृतियां 4 अलग अलग दिशाओं में खड़ी थीं। प्रत्येक आकृति सुनहरी, लाल या नीली, तेज रोशनी से जगमगा रही थी। उसके असली शरीर को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, लेकिन उसकी आभा इतनी भयावह थी कि वह चौंका देने वाली थी। एक राजा, यह एक राजा है। राजा प्रकट हो चुका है। पूर्वी प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुलने ही वाला है। किसी ने चिल्लाया। लू मिंग और बाकी लोगों तथा हजार नदी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों के बीच तनावपूर्ण माहौल भी कम हो गया। भन 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 भन। चारों राजा स्तर के देवताओं ने अपनी चाल चली। एक के बाद एक उनके हाथों से प्रकाश की चमकदार किरणें निकली और कई पत्थर की चोटियों में समा गईं। इस समय अनगिनत पत्थर की चोटियां चमक उठी और अनगिनत प्रतीक चिन्ह झिलमिला उठे। बच्चे, बेहतर होगा कि तुम वो खजाने मुझे सौंप दो, वरना भले ही मैं तुम्हें अभी न मारूं, पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही तुम्हारी मौत निश्चित है। ऑटम वाटर ने ठंडी निगाहों से लू मिंग को देखा। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसे नजरअंदाज कर दिया। शरद ऋतु के जल का चेहरा लाल हो गया। छोटे भाई ली, तुम उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे सीधे मार डालो। तुम्हें न केवल उसे मारना है, बल्कि क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला में दिखने वाले हर किसी को तब तक मारना है जब तक वे आत्मसमर्पण न कर दें। जियांग चुन ने उपहास किया। बिल्कुल सही, यही तो मैं चाहता हूं। अब समय आ गया है कि इन बर्बर लोगों को हमारी ताकत का एहसास कराया जाए। उस सुंदर युवक ने भी उपहास किया। ये सुनकर क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला में मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। हजार नदियों के क्षेत्र में इतने सारे लोग और अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। अगर वे सचमुच उन पर हमला कर देते तो पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की उनकी यात्रा खतरे में पड़ जाती। धिक्कार है, ये सब लू मिंग की गलती है। यान ल्यूजी मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी युद्ध शक्ति मजबूत नहीं थी, और अगर उसका सामना हजार नदी जल के किसी विशेषज्ञ से हो जाता तो वो शायद मुसीबत में पड़ जाता। आप लोग आगे बढ़िए। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। हे, देखते हैं पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्या होता है। झाओ सुई ने उपहास किया और एक तरफ उड़ गया। हजार नदी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों ने उन्हें शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा, फिर झाओ सुई का अनुसरण करते हुए एक तरफ उड़ गए। भन 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 भन। इस क्षण असंख्य पत्थर की चोटियों से निकलने वाला प्रकाश और भी अधिक प्रज्वलित हो गया। अनगिनत प्रतीक प्रकट हुए और आकाश में एकत्रित होकर धीरे धीरे एक विशाल संरचना का निर्माण करने लगे। खुला। चारों राजा एक साथ दहाड़े। अचानक वह सरणी संकुचित हो गई और आकाश में एक काला भंवर प्रकट हुआ। ये भंवर अत्यंत विशाल था, जो अंतहीन पत्थर की चोटियों को घेरे हुए था। क्या ये पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार है? ये तो बहुत बड़ा है। असंख्य लोग अचंभित रह गए। ठीक है, पूर्वी नेदर का प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुल गया है। अब आप प्रवेश कर सकते हैं। राजाओं में से एक की बुलंद आवाज सुनाई दी। चलो अंदर चले। चल दर। तुरंत ही घनी भीड़ भंवर की ओर दौड़ पड़ी। याद रखें, एक साथ प्रवेश करने का भरसक प्रयास करें। इस तरह जब आप पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे तो संभावना अधिक होगी कि आपको लगभग एक ही दूरी पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। लू शियू ने आदेश दिया। सभी ने सिर हिलाया और 98 लोगों का समूह भंवर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे भंवर में दाखिल हुए, उन्हें लगा कि दुनिया घूम रही है। लू मिंग और बाकी सब लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। मारना मारना। लू मिंग को चक्कर आने लगे। अगले ही पल उसने दिल दहला देने वाली चीखें सुनी। लू मिंग की निगाहें पूरे कमरे में घूमी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह स्तब्ध था। उसके सामने आकाश में अनगिनत आकृतियां एक दूसरे को पार करती हुई दिखाई दे रही थीं, और हवा में खून की गंध फैली हुई थी। यहां भयंकर युद्ध चल रहा था। धमाका। एक विशाल हाथ था जिसने आकाश को ढक रखा था।
एक तलवार जैसी ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड को चीर रही थी, एक भाले जैसी चमक थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी, और एक ज्वाला थी जो सब कुछ जला रही थी। वो बहुत मजबूत था, जरूरत से ज्यादा मजबूत। असंख्य अकल्पनीय विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे थे। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। एक एक करके शक्तिशाली विशेषज्ञ मारे गए और उनके शव पकौड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़े। क्या हो रहा है? ये जगह कहाँ है? लू मिंग बेहद हैरान था। वुश! अचानक ही तलवार की रोशनी की एक किरण लू मिंग की ओर बढ़ी। तलवार की चमक मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से आ रही हो। अंतरिक्ष विदारक हो उठा और यह बेहद भयावह था। इस तलवार की चमक के सामने लू मिंग की शक्ति धूल के समान तुच्छ थी। आह! लू मिंग ने एक लंबी चीख मारी। वह यूं ही मरना नहीं चाहता था। वह अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करना चाहता था। धमाका! उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल ली। हल्की हवा और फूलों की खुशबू ने उसकी नाक को तृप्त कर दिया। लू मिंग को एहसास हुआ कि वो जंगली फूलों से भरे घास के मैदान पर खड़ा है। वो भयावह युद्ध क्षेत्र बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या सब कुछ महज एक भ्रम था? इस जगह को पाताल लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। शायद यह उस समय के वास्तविक दृश्य का मात्र एक प्रतिबिंब है। लू मिंग ने अनुमान लगाया, शायद जो भी लोग अभी अभी अंदर आए थे, उन्होंने वो दृश्य देखा होगा। इसका निर्माण एक अमर योद्धा भावना से हुआ था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवाहित होती थी। समय भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था। ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र शायद साधारण नहीं है। अभिलेखों के अनुसार पाताल लोक का प्राचीन युद्ध क्षेत्र एक अन्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र का मात्र एक कोना है। यह मूल दुनिया से अलग है और स्वर्ग के दिव्य महल के विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत किया गया है। लू मिंग सोचने लगा। इसी क्षण उनके चेहरे का भाव बदल गया और उनके हाथ में 10,000 मील की दूरी तक ध्वनि संचारित करने वाला एक ताबीज प्रकट हो गया। जियान फेंग्यून से एक खबर आई थी। उन्होंने क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला में सभी को इकट्ठा किया था। यह उत्तर दिशा में है, चूंकि इसे 10,000 मील की ध्वनि संचारण क्षमता वाले ताबीज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये 10,000 मील के दायरे में है। चलिए जाकर देखते हैं। लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। उसका इरादा अकेले ही यह काम करने का था, लेकिन चूंकि यह ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। वो हवा में उठा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 10,000 मील से भी कम की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। एक छोटी झील के किनारे पहले से ही दर्जनों लोग जमा थे। वे सभी क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। लू मिंग के आते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। भन 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 भन। अचानक कुछ आकृतियां प्रकट हुई और लू मिंग को घेर लिया। ये लैंग युनडाओ, यान फिक्सुन, यांग लियूजी और कुछ अन्य थे। लू मिंग, तुम यहाँ इकट्ठा होने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो? बाहर तुम्हें मारना आसान नहीं है, लेकिन पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। लैन यून ने कहा। यान फीशुन और अन्य लोगों की आवाजें बेहद ठंडी थीं। क्या तुम सिर्फ अपने कचरे से मुझे मारना चाहते हो? ये तो मजाक है। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और वो हल्के से मुस्कुराया। लू मिंग, यह मत सोचो कि प्रारंभिक दौर में मुझसे ज्यादा अंक लाने से तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। दिव्य सूर्य की मुट्ठी, यान फीक्सुन ने एक लंबी चीख मारी। मुक्का मारते ही उसकी मुट्ठी चमक उठी। एक चकाचौंध कर देने वाला सूरज प्रकट हुआ और लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ा। ये शक्ति यांग ल्यूजी की महान सूर्य की मुट्ठी की शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। धमाका! लू मिंग बहुत ही सीधा था। उसने अपने लंबे भाले को घुमाया और हवा और आग की शक्ति को मिला दिया। छी! यान फीक्सुन की सूर्य मुट्ठी की शक्ति एक छोटी सी लौ की तरह बुझ गई। भाले की चमक नहीं रुकी और यान फीक्सुन के शरीर पर लगातार प्रहार करती रही। यान फीशुन चीखा और तोप के गोले की तरह 1000 मीटर दूर जा गिरा। उसने खून की उल्टी की और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। क्या तुम अब भी खुद को अद्भुत कहने की हिम्मत करते हो? लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। पूरा इलाका एकदम शांत था। अधिकांश लोग अविश्वास भरी निगाहों से लू मिंग को देख रहे थे। लू मिंग बहुत शक्तिशाली था। प्रारंभिक दौर में, हालांकि लू मिंग के अंक यान फीक्सुन से अधिक थे, लेकिन यह अंतर बहुत अधिक नहीं था। उनकी युद्ध क्षमता लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन लू मिंग ने तो यान फीशुन को एक ही वार में बुरी तरह पीट दिया था, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ऐसे में वे बराबर कैसे हो सकते हैं? लान युनडाओ का चेहरा थम सा गया। उसकी आंखों में अविश्वास और सदमा साफ झलक रहा था।
वो एक ही वार में यान फीशुन को घायल नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग की युद्ध शक्ति उससे कहीं अधिक थी? ये कैसे संभव था? दूसरी ओर यान लियूजी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वह इतना डरा हुआ था कि लगभग डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। लू मिंग की युद्ध क्षमता बहुत ही भयानक थी। लू मिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने ही लोगों को चोट पहुंचाई है और क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला की शक्ति को कम कर दिया है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लान युंडाओ ने आंखें घुमाई और अचानक चिल्ला उठा, बिल्कुल सही, लू मिंग। तुमने हजार नदी के जल में रहने वाले लोगों को नाराज कर दिया है और अब तुम हमें दोषी ठहरा रहे हो। मेरा सुझाव है कि हम लू मिंग को टीम से निकाल दें। हजार नदी के जल में रहने वाले लोग लू मिंग को चाहते हैं, हमें नहीं। जब तक लू मिंग आसपास नहीं होगा, हजार नदी के जल में रहने वाले लोग हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। लैन युंडाओ के पीछे छिपी यांग लियूजी ने भी चिल्लाया। अगर वो लू मिंग को हरा नहीं सका, तो वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लू मिंग को दबा देगा और उसे टीम छोड़ने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल सही, लू मिंग। अगर तुम टीम में हो, तो हम सभी को तुमसे नुकसान होगा। लैन युंडाओ ने भी चिल्लाया। बाकी लोग भी लू मिंग को शत्रुतापूर्ण निगाहों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि लैन युंडाओ और यांग लियूजी की बातें तर्कसंगत थीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, तो मैं बिना कहे ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। लू मिंग ने उपहास किया। भन भन। लू मिंग ने अपना भाला लैन युंडाओ की ओर चलाया। भाले की चमक फूट पड़ी। वूश। इसी क्षण एक आकृति अचानक प्रकट हुई और लैन युंडाओ के सामने आ गई। एक गहरे काले रंग की तलवार की रोशनी निकली और लू मिंग के भाले की चमक से टकरा गई। धमाका। बल चारों दिशाओं में फैल गया। लू मिंग का शरीर लड़खड़ाया और वो 3 कदम पीछे हट गया। युवा स्वामी तियान शे। अचानक हमला करने वाला युवा स्वामी तियान शे था। युवा स्वामी तियान शे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने लू मिंग की ओर देखते हुए कहा, लू मिंग, तुमने हद पार कर दी है। तुमने कुछ गलत किया है और दूसरों को भी फंसाया है। अब तुम किसी को मारना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजेय हो? अरे, लगता है आप दूसरों के मामलों में दखल देना चाहते हैं? लू मिंग ने उपहास किया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम दूसरों के मामलों में दखल देते हो? भाई लैन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और उसने जो कहा वो सही है। तुम्हें टीम से निकल जाना चाहिए ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। युवा स्वामी तियान ने उदास स्वर में कहा, कीड़े, देखते हैं कि तुम मुझे रोक पाते हो या नहीं। लू मिंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। तुमने अभी क्या कहा? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। युवा स्वामी तियान शी ने ठंडे, जानलेवा इरादे से कहा। लू मिंग ने उसे सरीसृप कहने की हिम्मत कैसे की? धिक्कार है। युवा स्वामी तियान शे के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी, जो लैन युंडाओ और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। युवा स्वामी तियान शे, जो क्लाउड सम्राट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, जियान फेंग्यून से मुकाबला करने में सक्षम थे। लैन युंडाओ निश्चित रूप से उनके सामने टिक नहीं पाए। उनकी युद्ध क्षमता भयावह थी। लू मिंग शायद अब उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन लू मिंग निडर था। भले ही वो उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन युवा स्वामी तियान शे के लिए उसे मारना असंभव था। सभी लोग, ये लू मिंग एक अभिशाप है। इसे जिंदा रखने से हम सब मारे जाएंगे। क्यों न हम सब मिलकर इस पर हमला करें और इसे मार डालें। इसी क्षण लैन युंडाओ ने क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में मौजूद अन्य लोगों को पुकारा। बाकी लोगों की आंखें झपकी। बिल्कुल सही, मैं भाई लैन की बात से सहमत हूं। कोई व्यक्ति खड़ा होकर लू मिंग को जान से मारने की मंशा से देख रहा था। मैं भी सहमत हूं। 1 दर्जन से अधिक लोग एक के बाद एक आगे बढ़े। युवा स्वामी तियान शे और लैन युंडाओ के साथ मिलकर उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई और लू मिंग की ओर बढ़े। इनमें जी रुफेंग जैसे प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे, जो क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 7वें स्थान पर थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्थिर खड़े रहे। हाँ, लू मिंग, तुम तो जन शत्रु बन गए हो। आत्मसमर्पण करो। लैन युंडाओ ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? लू मिंग ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, उसे जरा भी डर नहीं था। सब लोग। इस समय जियान फेंग्यून बाहर निकली और भौहें चढ़ाते हुए बोली, हजार नदी क्षेत्र में हुई घटना का लू मिंग से कोई लेना देना नहीं है। हजार नदी क्षेत्र हमेशा से हमें नीचा समझता आया है। लू मिंग के बिना भी मुझे डर है कि वे हम पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ, जियान फेंग्यून, क्या तुम लू मिंग की रक्षा करने जा रहे हो? युवा स्वामी तियान ने कहा, मैं किसी की रक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस सच बता रहा हूं।
जियान फेंग्यून की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। हे जियान फेंग्यून, अगर तुम लू मिंग की रक्षा करना चाहते हो तो हम अब साथ काम नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा, युवा स्वामी तियान। हे। इस समय लू मिंग ने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की। उसने युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और अन्य लोगों पर एक नजर डाली। उसकी हत्या की मंशा झलक रही थी और उसने कहा, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं चला जाऊं? मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आज लू मिंग मूल रूप से भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लैन युंडाओ, यांग लियूजी और अन्य लोगों को एक ही झटके में मारना चाहता था। लेकिन युवा स्वामी तियान के हस्तक्षेप से निपटना मुश्किल होगा। इसके अलावा लू मिंग ने भविष्यवाणी की थी कि अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो जियान फेंग्यून निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। जियान फेंग्यून उनमें से किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, लेकिन उसके हस्तक्षेप से लैन युंडाओ और अन्य लोगों को मारना असंभव होगा। ऐसे में पहले निकल जाना और अपनी साधना एवं युद्ध शक्ति में सुधार करना बेहतर था। अगली बार वो लैन युंडाओ और युवा स्वामी तियान शे को मार डालेगा। और कियू चांगकोंग, लू मिंग की निगाहें पूरे कमरे में घूमी, लेकिन उसे कियू चांगकोंग कहीं नजर नहीं आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि कियू चांगकोंग आसपास के क्षेत्र में टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। अगली बार तो मरने वाले तुम होगे, युवा स्वामी तियान ने उपहास किया। उसका इरादा लू मिंग को मारने का था, लेकिन वह जानता था कि जियान फेंग्यून के हस्तक्षेप के कारण यह असंभव था। क्या ऐसा है? लू मिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वो उठा और तेजी से उस जगह से चला गया। युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और बाकी लोगों ने लू मिंग को जाते हुए देखकर उपहास किया। पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रात के समय बेहद खतरनाक होता है। लू मिंग, देखते हैं तुम अकेले कैसे बचोगे। अगली बार मौका मिलेगा। सपने में ही लान युंडाओ मन ही मन हंस रहा था। भन भन, लू मिंग आसमान में उड़ गया। पल भर में ही वो 10,000 मील दूर पहुंच चुका था। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना मुझे डर है कि मैं पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, जहां प्रतिभाशाली लोग बादलों की तरह दुर्लभ है। लू मिंग सोचने लगा, यह इलाका जीवंतता से भरपूर था, उस उजाड़ और शांत युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत जिसकी उसने कल्पना की थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि लंबे समय के बाद इस भूमि ने अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली थी। समय समय पर उसे राक्षसी जानवरों के समूह दिखाई देते थे। हालांकि ये राक्षसी जानवर उच्च स्तर के नहीं थे और लू मिंग को उनका शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही किसी प्राचीन शहर को अंधेरा होने से पहले ही खोज लेना सबसे अच्छा है, अन्यथा ये बहुत खतरनाक साबित होगा। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। 2 दिन पहले उन्होंने पूर्वी निचले इलाके के प्राचीन युद्ध क्षेत्र से संबंधित प्राचीन अभिलेखों का भी अध्ययन किया था। अभिलेखों के अनुसार पूर्वी नेदर का प्राचीन युद्ध क्षेत्र रात के समय बेहद विचित्र और खतरनाक हो जाता था। लू मिंग आगे की ओर उड़ता रहा। थोड़ी देर में उसके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हो गया। विशाल पहाड़ों में प्राचीन वृक्ष आकाश तक पहुंचते थे और जानवरों की दहाड़ें गूंजती थीं। लू मिंग रुका नहीं और पहाड़ के ऊपर से उड़ गया। आह! इससे पहले कि वो दूर उड़ पाता, एक तीखी चीख सुनाई दी। एक विशालकाय अजीब पक्षी जंगल से बाहर निकला। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और अपने साथ तेज हवा के झोंके ला रहे थे। लोहे के नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने लू मिंग पर हमला कर दिया। एक 7वीं कक्षा का चौथे स्तर का राक्षसी जानवर, उसने हैरानी से कहा। लू मिंग का दिल हिल उठा। एक श्रेणी 7 का चौथे स्तर का राक्षसी जीव श्रेणी 7 के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के समकक्ष था। अंततः एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर प्रकट हुआ है। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। उसी समय उसके हाथ में एक प्रकाश चमका और एक लंबा भाला बन गया। वूश! लंबा भाला हवा में लहराता हुआ उस विचित्र पक्षी की छाती को भेद गया। उस विचित्र पक्षी ने एक तीखी चीख मारी और उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। वह बिना किसी जीवन के लक्षण दिखाए आकाश से नीचे गिर पड़ा। भन भन, लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और अपनी 9 ड्रैगन रक्त रेखाओं को नियंत्रित करते हुए उस विचित्र पक्षी के रक्तसार को ग्रहण कर लिया। उसी समय उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और उस विचित्र पक्षी के शरीर को चीर डाला। उसने उसके भीतर से एक राक्षसी सार निकाल लिया। लू मिंग 7वीं श्रेणी के चौथे स्तर के राक्षसी जानवर के राक्षसी मूल को नजरअंदाज नहीं करेगा। 9 ड्रैगनों के वंशजों ने राक्षसी गोली निगल ली और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। रक्तसार और दैत्य मूल से प्राप्त ऊर्जा का एक हिस्सा वास्तविक ची में परिवर्तित हो गया।
ये खेदजनक था कि लू मिंग की वर्तमान साधना, जो कि मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर पर है, पर 7वें स्तर के चौथे स्तर के राक्षसी जानवर के रक्तसार और राक्षसी मूल का उस पर सीमित प्रभाव था। ऐसा लगता है कि इस जंगल में शक्तिशाली राक्षसी जीव है। मैं प्राचीन शहर की खोज करते समय उनका शिकार करूंगा। मन बना लेने के बाद लू मिंग आगे की ओर उड़ता रहा। गर्जन। कुछ ही देर बाद एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। 2 सिरों वाला एक भयंकर बाघ जंगल से निकला और लू मिंग पर झपटा। कुछ ही क्षणों बाद बाघ के रक्त का सार और राक्षसी मूल लू मिंग की आवश्यक ची में परिवर्तित हो गए। पर्वतीय जंगल बहुत विशाल था। लू मिंग 5 से 6 घंटे से उड़ान भर रहा था, लेकिन वह अभी भी पर्वतीय जंगल से बाहर नहीं निकल पाया था। इस प्रक्रिया के दौरान लू मिंग ने 1 दर्जन से अधिक 7वीं और 8वीं श्रेणी के चौथे स्तर के राक्षसी जीवों को मारकर उनके रक्तसार और राक्षसी मूल को परिष्कृत किया था। लू मिंग की साधना केवल मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण के शिखर तक ही पहुंची थी, मध्य चरण तक भी नहीं। इससे लू मिंग कुछ हद तक अवाक रह गया। इस समय सूरज डूब गया और रात होने लगी। सूरज डूबने के बाद से ही जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया था। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हवा की आवाज के अलावा इस समय लगभग सभी आवाजें गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी जीवित प्राणी गायब हो गए हों। दुनिया में सन्नाटा छा गया था। लू मिंग ने भौहें चढ़ाई और तेजी से पहाड़ी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वास्तव में जंगल में एक भी राक्षसी जानवर नहीं था, यहां तक कि एक भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था। लू मिंग जंगल में घूम रहा था और आसपास के इलाके का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद उसे एक चीज का पता चला। भेड़िए के आकार का एक विशालकाय जानवर 10 मीटर से अधिक गहरी एक भूमिगत गुफा में छिपा हुआ था। वह कांप रहा था मानो बेहद डरा हुआ हो। लू मिंग ने फ्राउनिंग किया। वो भूमिगत गुफा से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब आकाश घने काले बादलों से ढक गया था और दुनिया अंधेरी हो गई थी। लू मिंग की साधना क्षमता के कारण वो केवल कुछ 100 मीटर दूर तक ही देख सकता था। हुहू, ठंडी हवा चल रही थी और यह विशेष रूप से भयावह थी। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। वो हिला और अपने आसपास का जायजा लेने के लिए एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। काका काका। अचानक दूर से अजीबोगरीब चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, मानो वो लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ रही हो। काका काका चीखें तेज और कर्कश होती गईं। ऐसा लग रहा था कि ये किसी एक चीज से नहीं, बल्कि कई चीजों से आ रही है। लेकिन अगले ही पल वे आवाजें अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गईं। कहाँ गया? लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। हो। ठंडी हवा का एक झोंका लू मिंग की गर्दन से होकर गुजरा। अच्छा नहीं है। बिना सोचे समझे लू मिंग आसमान में उड़ गया। भन भन। एक ठंडी और तीखी शक्ति लू मिंग के शरीर से गुजरी और उस विशाल पेड़ से टकराई जहां वो अभी अभी उतरा था। पेड़ बीच से कटकर जमीन पर गिर गया। तारानकन काका तारानकन ची ची ची। फिर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसी समय एक ठंडी और तीखी शक्ति ने लू मिंग पर हमला कर दिया। ये क्या बकवास है? मर जाओ। लू मिंग ने लंबा भाला पकड़ा और उसे बाहर की ओर घुमाया। हालांकि लू मिंग को ऐसा लगा कि जब लंबा भाला आगे बढ़ा तो ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में लहरा रहा हो और बल लगाने के लिए कोई जगह ही न हो। अगले ही पल एक ठंडी और भयावह शक्ति ने पीछे से लू मिंग पर हमला कर दिया। भन भन। पलक झपकते ही लू मिंग का शरीर आकाश में उड़ गया। आकाश से नीचे देखते हुए लू मिंग को आखिरकार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उस पर हमला किसने किया था। अस्पष्ट चेहरे की विशेषताओं वाले मनुष्यों के आकार की 7 या 8 काली परछाइयां अत्यंत तेज गति से हवा में तैर रही थीं। ये मनहूस चीज, ये असली भूत तो नहीं हो सकती, है ना? लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ऐसा होना बहुत मुमकिन है। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। अनगिनत जीव इस युद्ध में मारे गए थे। खून नदी की तरह बह रहा था और आक्रोश आसमान तक पहुंच रहा था। आत्माओं जैसी दुष्ट आत्माओं का जन्म होना भी संभव था। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग ने पैर पटकते हुए नीचे कदम रखा। भन भन। अचानक एक अकारण कंपन महसूस हुआ और लू मिंग के पैरों के नीचे से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। यहां तक कि एक अजगर की हल्की दहाड़ भी सुनाई दी। तारानकन काका तारानकन काले प्रेत भयभीत प्रतीत हो रहे थे और कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल रहे थे। हालांकि 9 ड्रैगनों के स्वर्ग चरण के चरणों के नीचे ये तुरंत धूल में बदल गया और विलीन हो गया। ऐसा लगता है कि 9 ड्रैगनों के स्वर्ग में कदम रखने के चमत्कारी प्रभाव से यह चीज प्रभावित हुई है। लू मिंग की आंखें चमक उठी।
इस बारे में सोचे तो ड्रैगन शक्तिशाली प्राणी थे जो दुनिया के सभी जीवित प्राणियों में सर्वोच्च स्थान पर थे। वे पवित्र थे और उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा 9 ऐसे ड्रैगन भी थे जो सामान्य असली ड्रैगनों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। 9 ड्रैगन स्वर्ग कुचलने वाली सीढ़ियों का नाम इसी प्रकार रखा गया था। स्वाभाविक रूप से इसमें 9 ड्रैगनों की इच्छा समाहित थी। एक कदम रखते ही बुरी आत्माएं पीछे हट जाती और विलीन हो जाती। तारानकन काका तारानकन, हालांकि काली आत्माओं को पराजित कर दिया गया और दूर से फिर से अजीबोगरीब कान फाड़ने वाली चीखें सुनाई देने लगी। और भी आत्माएं उमड़ रही थीं। चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से दूर उड़ गया। घोर अंधेरे आकाश और धरती में लगातार अजीबोगरीब चीखें सुनाई दे रही थीं। लू मिंग ने चारों ओर देखा तो उसे हर जगह काली परछाइयां उड़ती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो राक्षसों का एक समूह बेतहाशा नाच रहा हो। ची ची ची, कुछ आत्माएं लू मिंग की ओर उड़ी और उन्होंने ठंडी और भयावह ऊर्जा उत्सर्जित की। धमाका! लू मिंग ने अपना लंबा भाला घुमाया। 100 मीटर लंबी भाले की किरण ने ठंडी और भयावह आभा को बिखेर दिया और साथ ही कुछ आत्माओं को भी तितर बितर कर दिया। हालांकि अगले ही पल आत्माएं फिर से एकत्रित हो गईं, लेकिन उनके शरीर छोटे प्रतीत हुए। ये पूरी तरह से अप्रभावी नहीं है। आभा बल से हमला करना अभी भी प्रभावी है, लेकिन इसका प्रभाव पहले से कमजोर है। लू मिंग का दिल हिल उठा। भन 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 भन। फिर उसने अपने भाले से 2 बार और प्रहार किया। एक मोटी भाले की किरण निकली जिसमें शक्तिशाली वायु और अग्नि शक्ति समाहित थी। कुछ आत्माएं फिर से बिखर गईं और जब वे दोबारा एकत्रित हुईं तो उनके शरीर बहुत छोटे हो गए थे। लू मिंग रुका नहीं और तेजी से उनके पास से गुजर गया। आगे कुछ बुरी आत्माएं रास्ता रोक रही थीं। लू मिंग ने उन्हें भगाने के लिए उसी विधि का प्रयोग किया। ये सब लू मिंग की वायु और अग्नि शक्ति के अद्भुत संयोजन के कारण संभव हुआ। यदि यह केवल एक ही शक्ति होती तो पूर्णता प्राप्त होने पर भी इसका इतना प्रभाव नहीं होता। 9 ड्रैगन स्वर्ग चरणों की बात करें तो हालांकि यह प्रभावी था, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। लू मिंग इसे तभी प्रयोग करता था जब यह बिल्कुल आवश्यक होता था। बस इसी तरह लू मिंग आगे बढ़ता रहा। हालांकि 100 मील चलने के बाद वह अचानक रुक गया और हैरानी से आगे देखने लगा। कच्चा कच्चा उनके सामने लोहे के कवच से लैस एक सेना खड़ी थी। हालांकि प्रत्येक सैनिक का कवच फटा हुआ था और उस पर तलवारों के निशान थे। उस पर समय की आभा व्याप्त थी। प्रत्येक सैनिक के हाथ में लोहे की काली तलवार थी और वे युद्ध की भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि प्रत्येक सैनिक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। पहली नजर में वह बस काले कोहरे का एक समूह मात्र था। उनकी आंखों की जगह पर लाल प्रकाश के 2 पिंड दिखाई दे रहे थे। क्या यह वही पौराणिक पाताल लोक का सिपाही हो सकता है? लू मिंग सदमे से हौंफने लगा। कुछ अज्ञात सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और अंधेरे में गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे। ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र वाकई भयावह और डरावना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यह रात में बेहद खतरनाक होता है। लू मिंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने रास्ता बदलकर आगे बढ़ना जारी रखा। इस तरह लू मिंग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ घंटों बाद लू मिंग केवल कुछ हजार मील ही आगे बढ़ पाया था। धमाका धमाका! अचानक सामने से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। साथ ही एक भूत की अजीबोगरीब चीख भी सुनाई दी। किसी पर आत्माओं का हमला हो रहा था। लू मिंग की आकृति तेजी से चमकी और वह पास गया। तब उसने देखा कि वहां एक युवक और युवती 10 से अधिक काली आत्माओं से घिरे हुए थे। ये दोनों युवक 5वीं श्रेणी के प्रारंभिक चरण में थे और इन्हें प्रतिभाशाली माना जा सकता था। हालांकि इस दौर में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में उन्हें निम्नतम स्तर का माना जाता था। इस समय वो पहले से ही खतरे से घिरा हुआ था और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। ये स्पष्ट रूप से काली आत्मा का काम था। छोटी बहन, भागो, मैं उन्हें रोक लूंगी, युवक दहाड़ा। बड़े भाई, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं उन्हें रोक लूंगा, युवती ने भी आवाज लगाई। हालांकि अपनी युद्ध क्षमता और शिव विद्या में महारत के बल पर वे आत्माओं को बहुत कम नुकसान पहुंचा सके और काली आत्माओं के घेरे से बच निकलने में असमर्थ रहे। वे दोनों इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे और भी आत्माएं उनकी ओर आकर्षित हो गईं। लानत है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, युवक ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार से बेतहाशा वार किए। लेकिन यह व्यर्थ था। आत्माओं को अलग अलग टुकड़ों में काटने के बाद वे फिर से एक साथ एकत्रित हो गईं और उनका आकार ज्यादा नहीं घटा। इसके विपरीत उसके शरीर पर कुछ और घाव भी थे। बड़े भाई,
युवती ने हताशा में चीख मारी, छोटी बहन चलो चलें। उस युवक को कोई परवाह नहीं थी और उसने आत्माओं पर हमला करना जारी रखा। लेकिन सब व्यर्थ था। ठीक उसी समय जब वे दोनों निराशा में डूबे हुए थे, धमाका, दूर से भाले दागे गए और उन्होंने आत्माओं को भेद दिया। तुरंत ही आत्माएं तितर बितर हो गईं। युवक युवती पहले तो स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर वे आनंदित हो उठे। वे दोनों एक साथ बाहर भागे और आत्माओं के घेरे से मुक्त हो गए। अगले ही पल आत्माएं फिर से एकत्रित हो गईं, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक छोटी थीं। यह इतना छोटा है। दोनों युवक युवक बेहद सदमे में थे। वे दोनों अभूतपूर्व सफलता के चरण के मध्य में थे, लेकिन उनके हमलों का आध्यात्मिक जीवन रूपों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। हालांकि अभी अभी भाले के प्रकाश ने आत्मा को आकार में बहुत छोटा कर दिया था। भाले के प्रकाश में समाहित शक्ति अविश्वसनीय थी। एक चरम शी के पास भी इस तरह की शक्ति नहीं हो सकती थी। वे दोनों जल्दी से उस दिशा में देखने लगे जहां से प्रकाश की किरण आई थी। एक युवक चलकर आया। वो बहुत छोटा था, 20 साल का भी नहीं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से लू मिंग था। आहा! उसी क्षण आत्माएं लू मिंग और अन्य दो लोगों की ओर झपटी। ये ठीक नहीं है भाई, जल्दी से यहां से चले जाओ। चिल्लाते ही युवक के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। अगर हम इन बुरी आत्माओं से छुटकारा नहीं पाते हैं तो मैं तो जा पाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। लू मिंग ने उदासीनता से कहा, समाधान, इन प्रेतों से निपटना मुश्किल है। भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी छोटी बहन को बचा लीजिए। मैं इन प्रेतों को रोके रखूंगा। युवक ने घबराकर पुकारा। उसने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ने ही वाला था। नहीं, हम साथ साथ चलेंगे, युवती ने भी आवाज लगाई। छोटी बहन, जिद्दी मत बनो, नहीं तो तुम यहां से जा नहीं पाओगी। युवक दहाड़ा, भन 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 भन। उसी समय उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की चमकती किरणें निकली और आत्माओं को दो टुकड़ों में काट दिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आत्माएं तुरंत संभल गईं और फिर से हमला करने लगीं। चल दर, युवक चिल्लाया, तुम्हारी छोटी बहन सही कह रही है। अगर हम जा रहे हैं तो साथ ही जाएंगे। इसी क्षण लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका, एक भयावह ऊर्जा आगे की ओर फैलने लगी। बैंग बैंग बैंग। 1 दर्जन से अधिक आत्माएं गुब्बारों की तरह फट गईं। फटने के बाद उन्हें बिल्कुल भी संघनित नहीं किया जा सका। वे ऊर्जा में परिवर्तित होकर विलीन हो गईं। ये युवक और युवती स्तब्ध रह गए। एक ही लात से 1 दर्जन से अधिक आत्माएं चूर चूर हो गईं और वे संघनित भी नहीं हो सकी। ये किस प्रकार की शक्ति थी, या यूं कहें कि यह किस प्रकार की ताकत थी जो इतनी भयावह थी? उनकी समझ के अनुसार इन प्रेतों को नष्ट करना बेहद कठिन था। यहां तक कि एक चरम शिव शक्ति भी इन पर कोई खास असर नहीं डाल पाती। उन अद्वितीय प्रतिभावानों की साधना अत्यंत गहन थी, लेकिन यदि वे अकेले इन प्रेतों का सामना करते तो वे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाते। केवल वे अद्वितीय प्रतिभावान लोग ही इन आत्माओं को शीघ्रता से मार सकते थे, जिन्होंने बल प्रयोग के माध्यम से इरादे का कुछ अंश भी समझ लिया था। हालांकि तियानेक्सुआन क्षेत्र के पूरे पूर्वी क्षेत्र में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। बल के माध्यम से इरादे के एक अंश को समझने के लिए जब तक किसी की साधना मार्शल पूर्वज 9 दान के शिखर तक पहुंच जाती है, तब तक उन्हें आधा चरण का राजा कहा जा सकता है। कितने लोग अपनी 20 की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि 20 साल से भी कम उम्र का ये युवक उस स्तर का प्रतिभाशाली हो? युवक और युवती ने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया। चलो अब चलते हैं। लू मिंग ने उनकी तंद्रा को भंग किया और आगे बढ़कर उड़ान भरी। वे दोनों युवक युवती जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। लू मिंग ने उन दोनों को इसलिए नहीं बचाया था क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया कि उन दोनों के बीच भाई बहन का गहरा रिश्ता था और वे खतरे के समय दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थे। लू मिंग इससे प्रभावित हुआ और उसने जाते जाते उनकी जान बचा ली। लू मिंग के नेतृत्व में जब तक उन्हें बहुत सारे प्रेतों का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तीनों अपने रास्ते पर चलते रहे और समय धीरे धीरे बीतता रहा। 5 या 6 घंटे बाद क्षितिज पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी। पूर्व दिशा से बैंगनी रंग की ऊर्जा उठी और सूर्य की एक किरण पृथ्वी पर पड़ी। सूर्य के प्रकट होते ही संसार की सारी आत्माएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। आकाश में छाए काले बादल भी छट गए। फिर कीड़े मकोड़ों और जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरा वातावरण जीवंत हो उठा और सब कुछ सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन तीनों ने राहत की सांस ली और मन ही मन आश्चर्यचकित रह गए।
पर लोक का ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र वास्तव में अद्भुत था। भाई, मैं सोंग यू हूँ और ये मेरी बहन सोंग जिंग है। इस बार आपकी मदद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, वरना हम इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मर चुके होते। उस युवक ने लू मिंग को प्रणाम किया। भाई, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सोंग यू ने अपनी मुठिया जोड़कर कहा। सोंग जिंग स्पष्ट रूप से अधिक शर्मीली थी। उसने लू मिंग की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और कुछ नहीं कहा। मैं लू मिंग हूँ, लू मिंग ने कहा। ये भाई लू है। सोंग यू ने एक बार फिर अपनी मुठिया जोड़ ली। मुझे नहीं पता कि आप दोनों आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। सच कहूं तो आपकी साधना को देखते हुए मुझे डर है कि अगर आप रात में बाहर निकले तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लू मिंग ने पूछा, हम बेहद बदकिस्मत थे। जब हमें यहाँ टेलीपोर्ट किया गया तो हम अपने इलाके के लोगों से अलग हो गए। हमें नहीं पता था कि हम कितनी दूर थे, इसलिए हमें छिपने के लिए एक शहर ही ढूंढना पड़ा। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा शहर होना चाहिए। हम वहां छिपना चाहते थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही आसमान में अंधेरा छा गया। सोंग यू ने समझाया, क्या आगे कोई छोटा शहर है? लू मिंग ने पूछा। हमारे परिवार के एक बुजुर्ग ने 100 साल पहले पूर्वी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हुए चयन में भाग लिया था। उनके अनुसार आगे एक छोटा शहर होना चाहिए। ये गलत नहीं होना चाहिए। भाई लू, क्यों न हम साथ चलें? सोंग यू ने उन्हें समझाया और आमंत्रित किया। लू मिंग ने सिर हिलाया। वह भी बसने के लिए एक शहर खोजना चाहता था, अन्यथा रात में साधना करने का उसका मन नहीं करता। लू मिंग के सहमत होने पर सोंग यू और सोंग जिंग बेहद खुश हुए। इसके तुरंत बाद वे तीनों पर्वत श्रृंखला के साथ साथ आगे बढ़ गए। हजारों मील की दूरी पलक झपकते ही बीत गई। उसके बाद वो आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। जंगल के बाद मैदान था। वे तीनों कुछ और घंटों तक उड़ान भरते रहे, जिसके बाद आखिरकार उनके सामने एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। वे तीनों बेहद प्रसन्न हुए और जल्दी से उड़कर वहां पहुंच गए। वो छोटा शहर बड़ा नहीं था, उसका दायरा केवल कुछ मील का था। शहर में लोग हैं, सोंग जिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। लू मिंग और बाकी लोगों ने भी इसे देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई शहर में पहले ही आ चुका था। शहर की दीवार पर करीब 1 दर्जन लोग खड़े थे। शहर के बाहर 1 या 2 लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जो शहर की दीवार पर मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन वे इतनी दूर थे कि उनकी बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी। वे तीनों सीधे शहर की ओर उड़ गए। वूश वूश। हालांकि जब वे तीनों शहर के पास पहुंचे तो कुछ तेज तलवार ऊर्जा उनकी ओर बढ़ी। उन तीनों के चेहरे के भाव बदल गए और वे अचानक रुक गए। उन्होंने तलवार की ऊर्जा से बचते हुए शहर की दीवार को अप्रिय भावों से घूरना शुरू कर दिया। अभी अभी जो तलवार क्यों आई थी वो शहर की दीवार से निकली थी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमें शहर में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं? सोंग यू चिल्लाई, हे, अगर आप प्रत्येक व्यक्ति 10 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करते हैं तो आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। शहर की दीवार पर खड़े एक युवक ने उपहास किया। इस युवक ने काले रंग का चोला पहन रखा था जिस पर खोपड़ी की कढ़ाई की गई थी। दरअसल शहर की दीवार पर मौजूद बाकी लगभग 1 दर्जन युवक भी एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे सभी काले कंकालनुमा चोगे पहने हुए थे और जाहिर तौर पर वे सभी एक ही बल के सदस्य थे। 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल, आप स्पष्ट रूप से जलते हुए घर को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सोंग यू चिल्लाए, लूटपाट। इसे इतना बुरा मत बनाओ। इसे शरणार्थी शुल्क कहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करते हैं तो आप शहर में शरण ले सकते हैं। पहले काले वस्त्र पहने कंकाल पुरुष ने हंस दिया। किस आधार पर? यह शहर एक सार्वजनिक स्थान है, हम आपको आश्रय शुल्क क्यों दें? शहर की दीवार के निचले हिस्से में 2 युवक थे जो लू मिंग और बाकी लोगों से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाताल लोक के दानव महल के शिष्य हैं। जल्दी करो और इसे सौंप दो। अगर नहीं सौंपे तो दफा हो जाओ। अगर नहीं सौंपे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। काले वस्त्र पहने दुबले पतले युवक ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए दूर की ओर इशारा किया। सबने उधर देखा तो कुछ लाशें पड़ी थीं। वे सभी जवान लड़के थे। जिन लोगों ने आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान कर दिया है वे सभी विश्राम कर चुके हैं। जिन लोगों ने आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान नहीं किया और फिर भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अंत केवल यही होगा।
काले वस्त्र पहने कंकालनुमा व्यक्ति ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उन दोनों युवकों के साथ साथ सोंग यू और सोंग जिंग के चेहरे पर भी बेहद विकृत भाव थे। पाताल लोक के दानव महल के शिष्य बहुत ही अभिमानी थे। इसके अलावा पाताल लोक के दानव महल के 10 से अधिक शिष्यों से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। कुल मिलाकर 13 लोग थे और उनमें से 6 लोगों से 5वें स्तर के सर्वोच्च मार्शल पूर्वज की आभा झलक रही थी। बाकी 7 लोग मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। उनमें से 2 तो 6ठे स्तर के मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ की आभा भी बिखेर रहे थे। जो लोग पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी प्रतिभाशाली थे और कम से कम अपने से 2 स्तर ऊपर के योद्धाओं से लड़ सकते थे। कुछ तो 2 स्तरों से भी अधिक हो सकते हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सेना थी। इनमें से सबसे कमजोर सेना भी सम्राट युन की 36 देशों की सूची में स्थान पा सकती थी। वे दोनों सबसे शक्तिशाली युवक मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर थे। वे निश्चित रूप से लैन युंडाओं से कमजोर नहीं थे। सोंग यू और सोंग जिंग तो मार्शल ग्रैंडमास्टर के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में ही थे। बाकी दोनों युवक मार्शल ग्रैंडमास्टर के 5वें स्तर के अंतिम चरण में ही थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इस समय क्या उसे पीछे हटना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? यदि वे पीछे हटते तो उन्हें रात में अनगिनत आत्माओं का सामना करना पड़ता और शायद इससे भी अधिक विचित्र चीजें होती। अंत में केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही होती। हालांकि अगर उन्हें प्रवेश मिल जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 10 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान करना होगा। 10 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल उनके जैसे मार्शल आर्ट के महागुरुओं के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि वे इसे वहन कर सकते थे, लेकिन इससे उनकी हड्डियां बुरी तरह प्रभावित होती। हम भुगतान करेंगे। बाकी दोनों युवकों ने एक पल के लिए झिझक महसूस की और अंततः एक निर्णय लिया। उन्होंने दांत पीसते हुए एक एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे काले वस्त्रधारी कंकाल को सौंप दिया। काले वस्त्र पहने कंकालनुमा व्यक्ति ने उसका निरीक्षण किया और संतुष्टि भरी मुस्कान प्रकट की। कम से कम अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अंदर जाओ। शहर में प्रवेश करते समय दोनों युवकों के चेहरे पर विकृत भाव थे। चलो इसे भी सौंप देते हैं। सोंग यू ने एक लंबी आह भरी और कहा, भुगतान? मुझे दूसरों को मुफ्त में स्पिरिट क्रिस्टल देने की आदत नहीं है। इस समय लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। यह वाक्य स्वाभाविक रूप से काले वस्त्रधारी कंकाल के कानों तक पहुंच गया। पहले बात कर रहे काले वस्त्रधारी कंकाल जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने लू मिंग को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते तो यहां से चले जाओ। यहां पर चुभो मत, वरना मुझे तुम्हें जान से मारने में कोई आपत्ति नहीं है। वो सोंग यू, सोंग जिंग और लू मिंग के साधना स्तर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे सभी मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में थे। उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रास्ता भटकना चाहते हो? यहां से निकलने की इच्छा तो तुम लोगों की है। अब यहां से निकल जाओ। मुझे ये शहर चाहिए। लू मिंग चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। लू मिंग ने क्या कहा? क्या वह चाहता था कि पाताल लोक के दानव महल के लोग भाग जाएं? क्या वो इस शहर पर कब्जा करना चाहता था? पागल, पागल, ये बच्चा जरूर पागल होगा। यहां तक कि सोंग यू और सोंग जिंग भी हैरान रह गए। लू मिंग क्या कर रहा था? क्या वो पाताल लोक के दानव महल के लोगों से लड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए जीतना असंभव था? हालांकि वे जानते थे कि लू मिंग की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, यहां तक कि एक परिपूर्ण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली। हालांकि लू मिंग की साधना मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के 5वें चरण के शुरुआती दौर में ही थी। उसकी युद्ध क्षमता चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यहां तक कि अगर वह एक दुर्लभ तृतीय स्तरीय प्रतिभा भी होता तो भी उसके लिए पाताल लोक के इन लोगों का मुकाबला करना असंभव था। दरअसल उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक आम शब्द था जो विभिन्न स्तरों को पार कर सकते थे और लड़ सकते थे। उन्हें कुछ लड़ाइयों का प्रतिभावान कहा जाता था। उदाहरण के लिए, जो लोग एक स्तर पार करके युद्ध कर सकते थे उन्हें एक युद्ध का प्रतिभावान कहा जाता था। जो लोग 2 स्तर पार करके युद्ध कर सकते थे उन्हें 2 युद्धों का प्रतिभावान कहा जाता था, और जो लोग 3 स्तर पार करके युद्ध कर सकते थे उन्हें 3 युद्धों का प्रतिभावान कहा जाता था। बेशक यहां अंतरस्तरीय लड़ाई केवल मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के भीतर ही थी। अन्य लोगों की बात करें तो उन्हें उस नाम से नहीं पुकारा जाता था। अद्वितीय प्रतिभाओं में से अधिकांश द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाएं थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पीछे छोड़ने वाले लोग बहुत कम थे, और जो लोग 3 युद्ध प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच सकते थे वे तो और भी दुर्लभ थे।
उदाहरण के लिए लैन युनडाओ, ली क्यूशुई और यहाँ तक कि युवा स्वामी तियान शे द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध के बीच के समय में थे। लू मिंग ने अनुमान लगाया कि जियान फेंगयुन एक त्रिगुणात्मक प्रतिभा का धनी हो सकता है। बच्चे, तुमने क्या कहा? काले वस्त्र पहने कंकाल पुरुष को लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ, लू मिंग ने दोहराया। हा, क्या तुम चाहते हो कि हम यहां से चले जाएं? मार्शल एंसेस्टर दायरे के लेवल 5 के शुरुआती चरण में मौजूद एक मामूली से आदमी के कारण आज तुम्हारी मौत पक्की है। चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। उसे मार डालो। काले वस्त्र पहने कंकालनुमा व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। मरना। तुरंत ही पाताल लोक के दानव महल का एक शिष्य उड़कर बाहर आया और एक तेज तलवार की रोशनी लू मिंग के गले की ओर लक्षित की गई। इस युवक की साधना शक्ति मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के 5वें शिखर पर थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिभाशाली योद्धा था। यदि लू मिंग तृतीय विश्व युद्ध का प्रतिभाशाली योद्धा न होता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। मरने वाले तो तुम ही हो, लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय एक भाले की चमक फूट पड़ी। पुची। भाले की रोशनी सीधे यूमो पैलेस के युवक की छाती को भेद गई। पाताल लोक के दानव महल से आया वह युवक भाले की रोशनी से उड़ते हुए दर्द से चीख उठा। एक जोरदार आवाज के साथ वह शहर की दीवार पर जा गिरा। एक ही भाले ने 5वें स्तर के शिखर मार्शल पूर्वज क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग।